फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स मैं पुजारी यार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स मैं समाजशास्त्र विषय अर्थात सोशियोलॉजी सब्जेक्ट आप सभी के बीच लेकर आता हूँ। जो फ्रेंड्स यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर दिल्ली, यूपीपीएससी, बीपीएससी यानी बिहार, झारखंड और आपके छत्तीसगढ़, केबीएस, एनबीएस, जीआईसी, जीडीसी और यूपीपीएससी राजस्थान और फ्रेंड्स असिस्टेंट प्रोफेसर आदि किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें आप सभी का सोशियोलॉजी सब्जेक्ट तथा समाजशास्त्र विषय से प्रश्न पूछे जाते हों, तो ये क्लास हमारी उस हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है जिसमें समाजशास्त्र से प्रश्न पूछे जाते हैं। और ख़ासकर फ्रेंड्स जो आप लोगों का ये बिहार पीजीटी का एग्ज़ाम लगा हुआ है, वो बिहार पीजीटी देने वाले इस क्लास को ज़रूर देखें, क्योंकि इससे काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो हैं आपका सहयोग मिलेगा एग्ज़ाम में। और यूजीसी नेट जेआरएफ वाले भी इस एग्ज़ाम को, इस प्रश्न को ज़रूर देखें एग्ज़ाम की दृष्टि से, क्योंकि जो अभी एग्ज़ाम आपके यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर लीक हुआ था, आउट हुआ था, निरस्त हुआ, तो एग्ज़ाम तो होना ही है आपको, तो इसलिए आप पढ़ाई में लगे रहिए। आइए फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार पुनः मैं पुजारी यार अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए आइए अपने मुख्य प्रश्नोत्तर पर आते हैं और देखते हैं आज का आपका प्रश्नोत्तर नंबर 1 क्या है। और प्रश्न हल करने से पहले आप सब कापी और पेन लेकर बैठ जाइए और कुछ इम्पॉर्टेंट जो बीच में क्लास के होते हैं उसको नोट करते जाइए, ताकि आपको एग्ज़ाम के समय ये छोटा सा नोट तैयार हो जाता है, आपको काफ़ी सहयोग प्रदान करेगा परीक्षा के समय। और फ्रेंड्स क्लास शुरू करने से पहले एक लाइक कर दीजिए क्लास को, क्योंकि आपकी एक लाइक हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत है जो है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बराबर चैनल जो हम ये क्लास कराते हैं, क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस चैनल को शेयर कर दीजिए ताकि इस निःशुल्क क्लास का बेनिफिट आप जैसे और मित्रों को प्राप्त हो सके। आइए फ्रेंड देखते हैं आज का आपका प्रश्नोत्तर नंबर 1 क्या है आप सभी के लिए। ये प्रश्नोत्तर नंबर 1 ये कह रहा है फ्रेंड्स, समाजशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है। ये प्रश्न जो है आंसर ऐसा है, समाजशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है। इसका आंसर आप सभी जो भी सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से, समाजशास्त्र विषय से तैयारी कर रहा है, इसकी आप यूजी पीजी में ही इसका आंसर जान गए होंगे जो है। इसको मैंने पिछले क्लास में इसके बारे में काफ़ी विस्तार पूर्वक से बता रखा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अगस्ट काम्ट। समाजशास्त्र का पिता आपको अगस्ट काम्टे को कहा जाता है। आपको पता है इन्होंने पहले समाजशास्त्र का नाम रखा था सोशल फिजिक्स अर्थात सामाजिक विज्ञान, लेकिन किसी अन्य विद्वान द्वारा इस नाम को चुरा लिए जाने के कारण ये बहुत दुखी हुए और दुखी मन से इसका नाम इन्होंने रखा सोशियोलॉजी अर्थात समाजशास्त्र। इसके बारे में पिछली क्लास में बहुत विस्तार पूर्वक बता रखा फ्रेंड्स, इसलिए आप पिछली क्लास देख लीजिएगा। ज़्यादा बताने की यहाँ जरूर नहीं, क्योंकि समय का बर्बादी है। तो बाकी आप ये जान रहे हैं आपका गोविंद सदाशिव घुरिये के बारे में भी बता रखे हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में, महात्मा गांधी को आप जान ही रहे हैं जो है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा। प्रश्न उत्तर नंबर ये आपका 2 ये कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक संस्कृत का उदाहरण है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक संस्कृत का उदाहरण है। इसको ध्यान दीजिएगा। तो भौतिक संस्कृत का कलर बदल लेता हूँ थोड़ा सा पेन का। भौतिक संस्कृत का उदाहरण है तो आपका ऑप्शन ए दे रहा है, भौतिक संस्कृत एवं भौतिक उत्पादन वास्तव में समाज द्वारा उत्पादित किया जाता है ये। और ऑप्शन बी है, किसी समुदाय में अभिशासन के साधन है कह रहा। ऑप्शन सी कह रहा बच्चों के माता पिता के साथ संवाद है। ऑप्शन डी कह रहा भाई बहन की नोक-झोंक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सब बताइएगा प्रश्न नंबर 2 का। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ये ऑप्शन ये है इसका आंसर आपका, कि भौतिक संस्कृत एवं भौतिक उत्पादन वास्तव में समाज द्वारा उत्पादित किया जाता है। ये जो भौतिक संस्कृत का उदाहरण पूछा तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि आपके ये जो समाजशास्त्री हैं आगबर्न,
जो सन 1922 में इनकी पुस्तक एक प्रकाशित हुई थी, आपको पता है, सोशल चेंज। आकबर्न की पुस्तक है सोशल चेंज, आप नोट करते जाइएगा। इन्होंने संस्कृत को 2 भागों में विभाजित किया है। एक बताया है भौतिक संस्कृत और दूसरा क्या बताया इन्होंने, अभौतिक संस्कृत। तो ये बताते हैं कि भौतिक संस्कृत जो होता है ये मूर्त होता है, ये भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए है। इसके कुछ लक्षण बताया इन्होंने, कहा है भौतिक संस्कृत मूर्त होता है और भौतिक संस्कृत में तीव्र गति से परिवर्तन होता है और भौतिक संस्कृत का संबंध वराय जीवन से होता है। ये आपके आगमन के अनुसार है, ध्यान दीजिएगा। भौतिक संस्कृत को समझना आसान है, भौतिक संस्कृत एक वैकल्पिक है, भौतिक संस्कृत शीघ्र ग्राह्य है, मतलब ग्रहण किया जा सकता है। ये तो इन बिंदुओं को जो मैंने बताया अभी आपको, इन बिंदुओं को विश्लेषण के आधार पर संस्कृत के पहलू जो है आपके उत्पादन और मानव कृतियों के उपयोग के नियंत्रित करते हैं और भौतिक उत्पादन वास्तव में समाज द्वारा उत्पादित किया जाता है। ये भौतिक संस्कृत के आपके उदाहरण है जो है कि क्या है आपके जो बताया मैंने, आप नोट कर लीजिएगा पॉइंट वाइज। भौतिक संस्कृत मूर्त है, क्योंकि एग्जाम के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। आप ये प्रश्न घुमा फिरा के पूछा जाता है एग्जाम में भौतिक संस्कृत के बारे में, तो इसको नोट कर लीजिएगा। आगमन के अनुसार है भौतिक संस्कृत मूर्त है, पॉइंट 1 है। पॉइंट 2 है भौतिक संस्कृत में तीव्र गति से परिवर्तन होता है और पॉइंट 3 है भौतिक संस्कृत संबंध जो है ब्राह्य जीवन से है। पॉइंट 4 है भौतिक संस्कृत को समझना आसान होता है। अगला पॉइंट है 5 भौतिक संस्कृत वैकल्पिक है और अगला पॉइंट है भौतिक संस्कृत शीघ्र ग्राह्य यानी शीघ्र ग्रहण किया जा सकता है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 3 आपका, निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा सहभागी अवलोकन किया गया। कह रहा किस विद्वान द्वारा सहभागी अवलोकन किया गया है। पेन का कलर कम समझ में आ रहा है, पेन चेंज करते हैं, कलर ये करते हैं, देखते हैं। तो आपका ऑप्शन ए दे रहा है सहभागी अवलोकन का। ऑप्शन ए है इमाइल दुर्खिम बता रहा, ऑप्शन बी बता रहा मेलिनोव्स्की, ऑप्शन सी बता रहा अल्फ्रेड शूज, ऑप्शन डी बता रहा डब्ल्यू दिल्थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सब भी बताइएगा। ये प्रश्न नंबर 3 का आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ये मेलिनोव्स्की, ऑप्शन बी होगा, ये मेलिनोव्स्की। क्योंकि ये आपके जो विद्वान हैं सहभागी अवलोकन का, ये मेलिनोव्स्की द्वारा अवलोकन किया गया है आपके। और ये आपके प्रश्न जो कह रहा है कि ये ऑप्शन में दिया है, ये ऑप्शन ये है इमाइल दुर्खिम, जो आपके इमाइल दुर्खिम ये हैं, ऑप्शन ए इमाइल दुर्खिम। तो इन्होंने आपके अप्रत्यक्ष प्रयोगविद का प्रयोग किया है। ये जो सहभागी, जैसे आपके मेलिनोव्स्की है सहभागी अवलोकन का जो है उपयोग किया है, ऐसे आपके इमाइल दुर्खिम जो है अप्रत्यक्ष प्रयोग का अवलोकन किया है। आपके जो ये है अल्फ्रेड शूज, ऑप्शन सी अल्फ्रेड शूज, तो ये आपका घटना विज्ञान अर्थात प्रघटना विज्ञान का इन्होंने विध का प्रघटना घटना विज्ञान विध का प्रयोग किया है। और आपके जो है ये डब्ल्यू दिल्थे हैं, ऑप्शन डी है डब्ल्यू दिल्थे। ये आपके संस्कृत के प्रारूपों के विकास पर ध्यान दिए हैं। इसका अवलोकन किया है, क्या संस्कृत के प्रारूपों के विकास पर ध्यान दिया है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर आपका 4 नंबर प्रश्न ये क्या कह रहा है आप सभी के लिए। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक आंकड़ा प्राथमिक स्रोतों का उदाहरण है। ये कह रहा है कौन सा एक आंकड़ा आपका ये प्राथमिक स्रोतों का उदाहरण है। तो आपका ऑप्शन ए दिया है साक्षात्कार एवं अवलोकन, ऑप्शन बी दिया है डायरी रजिस्टर, ऑप्शन सी दिया जनगणना एवं रिपोर्ट, ऑप्शन डी दिया व्यवसाय एवं व्यावसायिक गतिविधियाँ। तो इसका क्या हो जाएगा आप सब बताइएगा। इसका आंसर 4 नंबर का आंसर क्या है, क्योंकि इसका आंसर आपका ऑप्शन ये है, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका आंसर साक्षात्कार एवं अवलोकन जो है ये आंकड़ा प्राथमिक स्रोतों का उदाहरण है। क्योंकि जो आपके ये प्राथमिक स्रोत से हमारा तात्पर्य है कि ऐसे तत्वों का संकलन
किया जाना चाहिए जो अनुसंधानकर्ता द्वारा पहली बार पूर्णतः नए सिरे से किया जाता है। प्राथमिक स्रोत का ये दो प्रकार है, एक प्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोत है और एक अप्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोत है। आप नोट करते जाइए, प्राथमिक स्रोत का जो आंकड़े है, एक प्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोत, दूसरा अप्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोत है। तो जो ये इस प्रकार ये जो विश्लेषण के आधार पर साक्षात्कार और अवलोकन प्राथमिक स्रोत के उदाहरण हैं। जबकि आपका ये जो है दिया है, इसका विस्तार अगर देखेंगे तो आपके ये जो प्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोत में हैं, इसमें अनियंत्रित अवलोकन आता है, नियंत्रित अवलोकन आता है, अनुसूची है, सम्मेलन है। और अवलोकन में आपका आ जाएगा सहभागी अवलोकन, असहभागी अवलोकन, अर्धसहभागी। अप्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोत में क्या क्या आता है, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसमें जो दिया है अगर प्राथमिक स्रोतों है तो इसमें अप्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोत में आपका नोट कर लीजिएगा, प्रश्नावली आता है, प्रवोच्च मौखिक एग्जाम्पल आते हैं, और स्थानीय स्रोतों को और संवाददाताओं से जो सूचना प्राप्त होती है स्थानीय स्तर पे वो भी आता है। और आपके जो है ये जो अन्य जानकारियाँ जहाँ से प्राप्त होती है ये आपके अप्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोत हैं, जैसे रेडियो से, दूरभाष केंद्र से, अन्य चैनल माध्यमों से होता है। तो ये सब आपके अप्राथमिक स्रोत हैं, आपके अप्रत्यक्ष अप्राथमिक स्रोत हैं। और प्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोत मैंने बता ही दिया, आप नोट कर लिए ही होंगे। प्रत्यक्ष में क्या क्या है आपका, प्रत्यक्ष में आपका मैंने बताया ना कि नोट कर लीजिएगा, अनियंत्रित अवलोकन है, नियंत्रित अवलोकन है, अनुसूची है, सम्मेलन है। ठीक है, तो इस अनियंत्रित अवलोकन में जो फिर उसमें आता है आपका सहभागी अवलोकन आ जाएगा, असहभागी अवलोकन, अर्धसहभागी अवलोकन आ जाता है। तो आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर ये क्या कह रहा है आपका 5 नंबर प्रश्न कह रहा है, राइट टू सिटी और मलिन बस्तियों का अध्ययन किन विद्वानों से संबंधित है। आप ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि राइट टू सिटी और मलिन बस्तियों का अध्ययन किन विद्वानों से संबंधित है। अब इसका आंसर ऑप्शन ए दे रखा, ऑप्शन ए दिया है श्रीनिवास मैक्स वेबर, ऑप्शन बी दिया लेप्रे आर न्यूबर्थ, ऑप्शन सी दिया है देसाई मिशेल फूको, ऑप्शन डी दिया मार्क्स और एंगेल्स यानी एंजल्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 5 का, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये सही उत्तर है, ऑप्शन बी लेप्रे और न्यू बर्थ, ये ऑप्शन बी इसका आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो ये जो आपके हेनरी लेप्रे, इनका पूरा नाम है आपका हेनरी, ये ऑप्शन बी हेनरी लेप्रे इनका पूरा नाम है। और आपके ये न्यूबर्थ, दो ऐसे विचारक हैं जिन्होंने राइट टू सिटी व मलिन बस्तियों के अध्ययन पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। तो आपके हेनरी लेप्रे ने इनकी जो एक पुस्तक है, आप नोट कर लीजिए इसको, ली ड्रेट ए ला वैली, इसमें इन्होंने सबसे पहले राइट टू द सिटी के विचार प्रस्तुत किए थे। इस बुक में राइट टू द सिटी का इन्होंने नारे का भी इजाद किया था आपके। और रॉबर्ट न्यूवर्थ जो एक अमेरिकी पत्रकार है, ये जो आपके दूसरे हैं रॉबर्ट न्यूवर्थ, ये क्या हैं आपके एक अमेरिकी पत्रकार हैं। आप इसको नोट कर लिए, अमेरिकी पत्रकार, लेखक और खोजी पत्रकार के श्रेणी में इन्हें को रखा जाता है, खासकर खोजी पत्रकार के लिए जाना जाता है। तो इनकी जो कृत है, जो बुक है, आप नोट कर लिए, शैडो सिटीज एवलिन स्क्वायर्स ए न्यू अर्बन वर्ल्ड, में इन्होंने मलिन बस्ती पर अपने विस्तृत विचार प्रस्तुत किए हैं। इस बुक में नोट कर लिए, शैडो सिटीज है, एवलियन है, स्क्वायर्स ए न्यू अर्बन वर्ल्ड, ये बुक इम्पॉर्टेंट है इनके जो है, आप नोट कर लीजिएगा। जो ये आपके रॉबर्ट न्यूवर्थ हैं, अमेरिकी पत्रकार हैं। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर ये क्या कह रहा है आपका, ये थोड़ा प्रश्न क्वेश्चन ऊपर कर दें। ये कह रहा है आपका, अनौपचारिक शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ध्यान दीजिए, कह रहा है
अनौपचारिक शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। एक औपचारिक शिक्षा होता है, एक अनौपचारिक शिक्षा होता है। आप जानते ही हैं औपचारिक शिक्षा जो हम लोग स्कूल कॉलेज में जाके पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं किताबी रूप से जो रिजल्ट, इसको औपचारिक शिक्षा कहते हैं। और अनौपचारिक शिक्षा जो होता है जो हम लोग समाज में रहकर सीखते हैं, घर परिवार समाज राह चलते जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, इसको अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। तो इसका ऑप्शन देखते हैं क्या है। तो क्या कह रहा प्रश्न, ध्यान दिए, अनौपचारिक शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कह रहा सही है पूछ रहा। तो आपका ऑप्शन ए है, यह सामाजिक समानता लाने में सहायता करती है। ऑप्शन 2 है, या लोगों को समुदाय से अलग करने में सहायता करती है, कह रहा। नंबर 3 कह रहा, या नियम के सामाजिक पक्ष पर बल देती है। ऑप्शन 4 कह रहा है, वह स्कूल और जीवन के बीच की दूरी को नहीं पाटती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा कॉमन सेंस भी आप लोग लगा देंगे अगर, तो इसका आंसर जान जाएंगे इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी है। देखिए ये ऑप्शन सी इसका आंसर है, ऑप्शन सी। एक ऑप्शन सी में क्या है, 1 3 है आपका। ऑप्शन सी में ये आपका 1 नंबर आ गया है, ये या सामाजिक समानता लाने में सहायता करती है। और 3 नंबर क्या कह रहा है, या अधिगमन के सामाजिक पक्ष पर बल देती है, यानी सीखने पर बल देती है। सही बात है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सी आंसर है, क्योंकि आप देखिएगा थोड़ा, मैंने बताया ना, अनौपचारिक शिक्षा का अर्थ ज्ञान के सीखने की उस विधि से है जो शिक्षण संस्थाओं में प्रचलित नहीं है और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सुलभ रहता है। आप उदाहरण ले लीजिए इसका, परिवार के मानदंडों में कुछ सीखना, जैसे मित्र मंडली में नई नई बातें सीखना, मित्रों से बाज़ार में जाके आप कुछ खरीदारी करना, वहाँ बातचीत करते हैं, कुछ सीखते हैं। तो अनौपचारिक शिक्षा से एक सामाजिक समानता लाने में सहायता करती है। और आपका अनौपचारिक शिक्षा अधिष्ठान के सामाजिक पक्ष पर बल देती है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा आप सभी के लिए। प्रश्न नंबर 7 ये कह रहा, समाज में महिलाओं की स्थिति सुधारने हेतु कौन सा कानून सही है। प्रश्न ध्यान दीजिए, महिलाओं की बात कर रहा, महिला सशक्तिकरण पे। समाज में महिलाओं की स्थिति सुधारने हेतु कौन सा कानून सही है। तो ऑप्शन ए दे रहा हिंदू अधिकार अधिनियम, ऑप्शन बी दिया रहा पंचायती राज अधिनियम, ऑप्शन सी दे रहा घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम, ऑप्शन डी दे रहा उपरोक्त सभी। तो ये कॉमन सेंस है, तो इसका भी आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये आंसर आप सभी को पता होगा। और ख़ासकर साल पेपर करते होंगे तो ज़रूर पता होगा, क्योंकि ये प्रश्न आपका यूजीसी नेट जेआरएफ में और असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछा जा चुका है और पीजीटी में पूछा है ये प्रश्न, तो आपका मिलान के रूप में दिया है पीजीटी में। तो इसका आंसर आप सभी का ऑप्शन ये डी हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी समाज में महिलाओं की स्थिति सुधारने हेतु कौन सा कानून सही है। तो हिंदू अधिकार अधिनियम भी सही है और ये पंचायती राज सही है, घरेलू हिंसा भी सही है। इस प्रकार आपके उपरोक्त सभी आंसर सही है। क्योंकि थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप, जो ये आपका हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है, ये सन इसका नोट कर लीजिएगा आप लोग। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम सन 1929 में, ऑप्शन ना, ये 1929 में, इस पर लिखते नहीं बनता फ्रेंड्स, सन 1929 में जो है आया था। और आपका पंचायती राज अधिनियम 1993, ये पंचायती राज अधिनियम 1993 में आया था, ये ध्यान दीजिएगा। और ये घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम सन 2005 में, ये ऑप्शन सी है, ये 2005 में आया था, ये ध्यान दीजिएगा आप सभी। 2005, 1993 और 1929 में हुआ था। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा आप सभी के लिए। ये सब प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। पीजीटी और यूजीसी नेट जेआरएफ में सब जगह पूछा जाने वाला प्रश्न है ये, आप लोग लापरवाही ना करिएगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 8 आप सभी के लिए क्या कह रहा है। कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने परिस्थिति को सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रभावशाली दावे के रूप में प्रस्तुत किया। क्या कह रहा है, परिस्थिति को सामाजिक प्रतिष्ठा, ध्यान दीजिएगा, के प्रभावशाली दावे के प्रभाव के रूप में प्रस्तुत किया है। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये प्रश्न जब
ध्यान देंगे। ये निम्नलिखित में से किसने परिस्थिति को सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रभावशाली दावे के रूप में प्रस्तुत किया? आपका ऑप्शन ए राल्फ लिंटन, ऑप्शन बी हेनरी मैन, ऑप्शन सी मैक्स वेबर, ऑप्शन डी रॉबर्ट किंग मर्टन। प्रश्न ध्यान से पढ़ा करिए फ्रेंड्स, ताकि आंसर आपको खुद ब खुद, अगर आप एक बार दो बार पढ़े रहेंगे तो वो दिमाग में आ जाएगा कि ये ऑप्शन सही है आपके। तो आप ऑप्शन ए सी हो जाएगा इसका, मैक्स वेबर। इसलिए मैं प्रश्न को आप देखते हैं कई बार रिपीट करके पढ़ लेता हूँ, ताकि ये प्रश्न दिमाग में आ जाए कि हाँ एकदम कन्फर्म हो जाओ। तो इसका यही है, परिस्थिति को सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रभावशाली दावे के रूप में प्रस्तुत किया है आपके मैक्स वेबर, जो एक समाजशास्त्री हैं फेमस। तो इनकी जो अपनी एक बुक है, ध्यान दीजिए, क्लास स्टेटस एंड पावर, नोट कर लीजिएगा, ये मैक्स वेबर की बुक है, क्लास स्टेटस एंड पावर। इस बुक में इन्होंने परिस्थिति को सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रभावशाली दावे के रूप में प्रस्तुत किया है आपके मैक्स वेबर ने। जो मैक्स वेबर ने सामाजिक स्थिरीकरण को 3 आयामों में देखा है, 3 रूपों में देखा है, एक आर्थिक और दूसरा सामाजिक राजनीतिक। आर्थिक पहलू से उनका तात्पर्य है, मतलब मैक्स वेबर का, कि सामाजिक से उनका मतलब परिस्थिति और राजनीति से तात्पर्य है, आर्थिक सामाजिक राजनीतिक से, ये मैक्स वेबर का है। जब सामाजिक क्षेत्र में शक्ति का निरूपण होता तो सामाजिक प्रतिष्ठा होती है, और जब व्यक्ति जिनकी प्रतिष्ठा और सम्मान का समान आकलन होता है और जो एक जैसी जीवन पद्धति को अपनाते हैं, परिस्थिति समूह में सम्मिलित होते हैं। व्यक्ति की शक्ति का स्रोत उसकी प्रतिष्ठा भी होता है। व्यक्ति की प्रतिष्ठा जितनी ऊंची होगी उतनी ही अधिक उसके पास शक्ति होगा, मान सम्मान की बढ़ोतरी होगी, सम्मान में मान सम्मान बरकरार रहेगा। जो आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 9, ये आपका 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपका, ये कह रहा है धर्मनिष्ठा की अधिकांश संकल्पनाओं में कौन सा तत्व समान है? ध्यान दीजिएगा, कह रहा धर्मनिष्ठा की अधिकांश संकल्पनाओं में कौन सा तत्व समान है? तो आपका ऑप्शन ए गौरव दे रहा, ऑप्शन बी प्रज्ञा, ऑप्शन सी विनम्रता, ऑप्शन डी अंधविश्वास। ते भी कह रहा, ध्यान दीजिए, प्रश्न धर्मनिष्ठा की अधिकांश संकल्पनाओं में कौन सा तत्व समान है? ये कॉमन सेंस का भी प्रश्न है, ये नेट में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। प्रश्न उत्तर नंबर 9 आप ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर होगा आपका विनम्रता, ऑप्शन सी ये विनम्रता। आपका ये जो पूछा धर्मनिष्ठा की अधिकांश संकल्पनाओं में कौन सा तत्व समान है, तो आपका विनम्रता है, क्योंकि धर्म मुख्यतः आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास रखता है। क्योंकि आपके जो समाजशास्त्री, क्या नाम है इनका, मिल्टन इंगर के अनुसार है जो है, धर्म वह व्यवस्थित प्रयास है जिससे हम जीवन की अंतिम अवस्थाओं की पूर्ति कर सकें। धर्म कह रहा है, इन्होंने धर्म का संबंध इहलोक से न मानकर परलोक से माना है। आपके जो है मिल्टन एंगर ने, ठीक है, इन्होंने इहलोक से न मान के परलोक से माना है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि धर्म का संबंध विश्वास से है, जबकि धर्मनिष्ठा संकल्पना विनम्रता से संबंधित है। आइए आपका देखते हैं ये प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है आपका। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है निम्नलिखित में से मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है? कह रहा मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है? तो आपका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए के एम कपाड़िया, ऑप्शन बी दिया है जेपी मर्डॉक, ऑप्शन सी किंग्सले डेविस, ऑप्शन डी पीएन प्रभु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 10 का आंसर आप भी बताइएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका ये आपका जो दिया है ऑप्शन ए हो जाएगा के एम कपाड़िया। ये ऑप्शन ए के एम कपाड़िया साहब हैं, इसके मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया पुस्तक के लेखक आपके के एम कपाड़िया साहब हैं। और आपके ये ऑप्शन जो है दिया है ऑप्शन बी जेपी मर्डॉक। तो इनका सोशल स्ट्रक्चर, इनकी पुस्तक है जेपी मर्डॉक की सोशल स्ट्रक्चर, आप ध्यान दीजिएगा। और ये आपका जो ऑप्शन सी है किंग्सले डेविस, आपका ये ऑप्शन सी किंग्सले डेविस है ह्यूमन सोसाइटी, इनकी पुस्तक है आपका ह्यूमन सोसाइटी। और आपके ये जो ऑप्शन डी है पीएन प्रभु, इनका जो पुस्तक है हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन, पीएन प्रभु का है हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ये फ्रेंड्स ये चारों ऑप्शन में बता दिया।
सभी के बुक का नाम, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। एग्ज़ाम ऑफ व्यू, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये आपका जो प्रश्न है ये यूजीसी नेट JRF दिसंबर 2019 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है और आपका असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा जा चुका है। ये पीजीटी जो है यूपी पीजीटी नहीं, ये उत्तराखंड पीजीटी क्या कहीं पीजीटी और कहीं पूछा जा चुका है, ध्यान नहीं आ रहा है। आप आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है आपका, कह रहा है ये प्रश्न नंबर 11 आपका, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 11 आपका क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इमाइल दुर्खिम के अनुसार धर्म अनुष्ठान में महत्वपूर्ण इकाई क्या है। जो आपकी इमाइल दुर्खिम है, एमिल दुर्खिम है या इमाइल दुर्खिम है आपके, ये एमिल दुर्खिम के अनुसार धार्मिक अनुष्ठान में महत्वपूर्ण इकाई क्या है। तो आपका ऑप्शन ए दे रहा है भूमिका, ऑप्शन बी क्रिया, ऑप्शन सी संवेदना, ऑप्शन डी प्रयोजन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप बताइएगा, प्रश्न उत्तर नंबर 11 का। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी क्रिया हो जाएगा, ये ऑप्शन बी क्रिया, क्योंकि इमाइल दुर्खिम के अनुसार धार्मिक अनुष्ठान में महत्वपूर्ण इकाई क्रिया है। दुर्खिम ने अपनी एक इनकी जो पुस्तक है आप नोट कर लीजिएगा, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, ये किसकी बुक है, इमाइल दुर्खिम की। तो इसमें इन्होंने धर्म और ज्ञान में मीमांसा के सहसंबंधात्मक विश्लेषण जो है करके प्रस्तुत किया है और धर्म के सिद्धांत दिया है और धार्मिक अनुष्ठान में क्रिया को एक महत्वपूर्ण इकाई माना है। कौन, आपके इमाइल दुर्खिम ने। इमाइल दुर्खिम ने अपनी इस पुस्तक में 3 अवधारणा दे रखा है, क्या क्या आप नोट कर लीजिएगा, समाज और विज्ञान और धर्म। तो धर्म की परिभाषा के संदर्भ में आपकी इमाइल दुर्खिम कहते हैं कि पवित्र वस्तुओं में विश्वास और कर्मकांड ही धर्म है। ये प्रश्न पूछा जा चुका पीजीटी में, ये पवित्र वस्तुओं के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको, पवित्र वस्तुओं में विश्वास और कर्मकांड ये धर्म है। ये किसका कथन है, ये आपके इमाइल दुर्खिम का है। ये प्रश्न पूछा जा चुका पीजीटी में, अब ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये देखिए कह रहे हैं इनके संदर्भ में पवित्र वस्तुओं में विश्वास और कर्मकांड ही धर्म है। धर्म के अंतर्गत पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वास और कर्मकांड होते हैं, तो ऐसी व्यवस्था अपने आप ही एक नैतिक समुदाय को जन्म देती है। आपकी इमाइल दुर्खिम की अवधारणा है। आइए देखते हैं फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न क्या है। ये प्रश्न नंबर 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ये कह रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी पुस्तक का लेखक कौन है। तो आपका ऑप्शन ए दिया पीरे बोर्दों, ऑप्शन बी दिया जुगर हैबरमास, ऑप्शन सी दिया एडवर्ड सईद, ऑप्शन डी दिया एंथोनी गिडेंस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो है दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप इसको बताइएगा। तो इसका आपके जो इसके लेखक राइटर हैं आपके एंथोनी गिडेंस है, ऑप्शन डी है ये आंसर, एंथोनी गिडेंस। ये आपके दी के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी पुस्तक के लेखक एंथोनी गिडेंस हैं। आप इसको नोट करके रखिएगा। और ये आपकी जो ऑप्शन ये है प्यूरे बरदाऊं, इनकी जो बुक है ये डिटेंशन जो है प्यूरे बरदाऊं की बुक को नोट कर लीजिएगा। और आपके जुगर हैबरमास का जो एक बुक है लेजिटिमेशन क्राइसिस, ये इसको नोट कर लीजिएगा क्राइसिस। और एडवर्ड ये सईद जो आपके हैं एडवर्ड सईद, इनकी बुक जो है ओरिएंटलिज्म, क्या है ओरिएंटलिज्म। ये प्रश्न आपका जो है ये मिलान के रूप में यूजीसी नेट JRF में पूछा जा चुका है, ये जो प्रश्न करा रहे हैं फ्रेंड्स। और ये जो पीरुबुरदाऊ वाला है ये आपका ये सॉरी फ्रेंड्स, ये एंथोनी गिडेंस, ये दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी पुस्तक के पीजीटी में पूछा जा चुका है। आइए फ्रेंड्स, ये मैं प्रश्नों का मिक्स करके आपके सभी के बीच लाता हूँ ताकि ऐसा ना हो कोई कहे मैं अरे ये तो पीजीटी में आया ही नहीं, पीजीटी में पूछा नहीं। कोई यूजीसी नेट JRF असिस्टेंट प्रोफेसर का
स्टूडेंट है वो ये ना कहने पाए कि ये तो सब पीजीटी वालों के लिए है, ना कि जो है हमारे लिए। तो इसमें क्वेश्चन मैं मिक्स करके लाता हूँ फ्रेंड्स, आप ध्यान दीजिए। आप सभी के लिए ये प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, काफ़ी मेहनत करके बनाता हूँ फ्रेंड्स, इसलिए मेरे इस क्लास को आप लोग शेयर कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 13 आपका क्या कह रहा है। ये प्रश्न नंबर 13, टोडा जनजात निम्नलिखित में से किस राज्य क्षेत्र में पाई जाती है? कौन सा जनजात? टोडा जनजात किस राज्य क्षेत्र में पाई जाती है कह रहा। तो ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी नीलगिरी, ऑप्शन सी छोटा नागपुर, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सब बताइएगा। काम जो है इस जनजातियों के बारे में मैंने पिछले काफ़ी क्लास करा रखा है, तो इसका बताइए। तो ऑप्शन ये आपका हो जाएगा टोडा जनजात आपके नीलगिरी के, ऑप्शन बी ये नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है आपका टोडा जनजात जो है। और आपका ये जो मेघालय में खासी जनजात पाई जाती है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये मेघालय जो ऑप्शन हमने दे रखा है इसमें खासी जनजात आप नोट कर लीजिएगा। और छोटा नागपुर में जो आपका ये मुंडा जनजात पाई जाती है, छोटा नागपुर में मुंडा जनजात पाई जाती है। और खोंड जनजात आपकी उड़ीसा में पाई जाती है। ये सब आप नोट कर लीजिएगा। आइए देखते हैं आप सभी का अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर ये 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपका। ये कह रहा है सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, जो ये पुस्तक है का लेखक कौन है पूछ रहा। तो आपका ऑप्शन टी.के. उमेन दिया, ऑप्शन बी दिया ज्योतिबा फूले, ऑप्शन सी दिया है ए.आर. देसाई यानी अच्छालाल रमनलाल देसाई, ऑप्शन डी दिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपका यूजीसी नेट JARF पीजीटी में पूछा जा चुका है। इस पुस्तक को आप लोग पेपर सॉल्व किए होंगे तो ज़रूर ये प्रश्न आपको मिला होगा। तो ये आपका ए.आर. देसाई का है, ये बुक जो है आपका ए.आर. देसाई का, ऑप्शन सी हो जाएगा। ए.आर. देसाई मतलब अच्छेलाल रमनलाल देसाई, ये इनकी बुक है आपकी, क्योंकि इनकी कुछ सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म पुस्तक ए.आर. देसाई द्वारा लिखी गई। इनकी कुछ अन्य पुस्तक है मैंने पिछले क्लासों में लिखा है, लेकिन फिर भी आप नोट कर लीजिए। यहाँ भी जो है कॉपी पेन लेके बैठे होंगे। ए.आर. देसाई की बुक जो है नोट कर लिए रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया। अगली बुक है इंडियाज पथ ऑफ डेवलपमेंट। अगली बुक है रूरल इंडिया इन ट्रेडिशन। और अगली बुक है स्टेट एंड सोसाइटी इन इंडिया। ठीक है फ्रेंड्स। और अगली बुक इनकी नोट कर लीजिएगा रिसेंट ट्रेडेस इन इंडियन नेशनलिज्म। इस प्रकार इनकी और बुक हैं, आप सब देखिएगा पिछले क्लासों को, उसमें आपको मिल जाएगा। मैंने ढेर सारी बुक्स इनके ए.आर. देसाई का लिखा रखा है, बता रखा है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। क्लास थोड़ा जल्दी नहीं कराएंगे तो फ्रेंड्स आपके जो प्रश्न छूट जाएंगे, तो क्लास काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये सिस्टम थोड़ा हमारा लेता नहीं मेमोरी के कारण, इसलिए क्लास जल्दी करा देते हैं। आइए देखते हैं 15 नंबर क्या है। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने यह अनुमोदन किया है कि भारतीय जनजातियाँ भारतीय जातियों में परिवर्तित होती हैं जब वे भूभागीय व सामाजिक महत्ता को खो देती हैं? तो ऑप्शन ए मैक्स वेबर, ऑप्शन डी धीरेन्द्रनाथ मजूमदार, ऑप्शन सी टी.एन. मदान, ऑप्शन डी जॉर्ज हटन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 15 का? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे ये मैक्स वेबर। ये मैक्स वेबर का कथन है जो है कि भारतीय जनजातियां भारतीय जातियों में परिवर्तित होती हैं। कब? जब वे भूभागीय व सामाजिक महत्ता को खो देती हैं, मतलब वहाँ से हट जाती हैं। जो आपका मैक्स वेबर हैं इनका मानना है भारतीय जनजातियां भारतीय जातियों में परिवर्तित होती हैं जब भूभागीय पहचान व सामाजिक महत्ता को खो देती हैं। जनजात परिवारों का एक समूह होती है जिसके सदस्य एक ही भाषा का प्रयोग करता है। ये जनजातीय समूह में एक ही क्षेत्र में निवास करते हैं, विवाह तथा पेशों से संबंधित समान निषेधों का पालन करते हैं ये जनजातीय समूह आपके, और उसी के बीच जाकर अपना सुविकसित पारस्परिक विनिमय तथा आपसी लेन देन की व्यवस्था पाई जाती है इन जातियों में। और ये आज की जो है
आज के आधुनिकीकरण, नगरीकरण, औद्योगिकरण, भौतिकवाद और शिक्षा का प्रभाव, विज्ञानवाद का बढ़ता प्रभाव आदि के कारण जो है, जो जनजातीय समूह हैं अपनी मूल विशेषता को खोते चले जा रहे हैं। क्योंकि ये जो अभी बताया ना, आधुनिकीकरण, नगरीकरण, औद्योगिकरण का मूल विशेषता को इसी कारण खो रहे हैं। और इसी कारण वेबर ने भारतीय जनजातियों को जात के रूप में विलीनता की स्थिति का विश्लेषण किया है, आपके मैक्स वेबर ने। और भारतीय जनजातियों को अपने मूल स्वरूप में बने रहने के लिए आपके जो ये हैं वेरियलमैन ने अलग थलग की नीति, घूरिए आत्मसात की नीति और जवाहरलाल नेहरू ने एकीकरण की नीति का समर्थन किया है। ये मैंने बता दिया फ्रेंड्स, और लोगों के बारे में थोड़ा सा। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा। प्रश्न नंबर 16 ये आपका है। ये 16 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा फ्रेंड्स, देखते हैं। ये कह रहा आपका श्वेत वसन अपराध किस श्रेणी में आता है। 16 नंबर प्रश्न कह रहा, ये कॉमन प्रश्न है श्वेत वसन अपराध के बारे में। तो आप सभी को पता होगा श्वेत वसन अपराध किस श्रेणी में आता है। तो उठाईगिरी, दुत्कीड़ा, चोरी, घूसखोरी। तो आपका ऑप्शन ये डी हो जाएगा फ्रेंड, इसका ऑप्शन 16 का डी घूसखोरी में आता है श्वेत वसन अपराध जो है। ये कॉमन सेंस का प्रश्न था, आप सभी को इसका पता ही होगा प्रश्न। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। जल्दी करें फ्रेंड, नहीं क्लास बहुत लंबा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो आइए देखते हैं ये प्रश्न 17, कृषक समाज की अवधारणा का विकास किसने किया। क्या कह रहा प्रश्न, कृषक समाज की अवधारणा का विकास किसने किया। ऑप्शन ए आंद्रे बिन्ते, ऑप्शन बी रॉबर्ट रिचफील्ड, ऑप्शन सी मैक्स मेरियट, ऑप्शन डी है ऑस्कर लेविस। ये सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स अब जो मैं करा रहा हूँ पीजीटी के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। पीजीटी खासकर जो है, जो पीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो किसी स्टेट का है, यूपी पीजीटी हो, बिहार स्टेट हो, एमपी हो, किसी के स्टेट का, इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप ध्यान दीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 17 नंबर का आंसर आपका रॉबर्ट रेडफील्ड है। ये ऑप्शन बी इसका आंसर है, क्योंकि कृषक समाज की अवधारणा का विकास किसने किया, तो आपके रॉबर्ट रेडफील्ड हैं। ये वन लाइनर प्रश्न टाइप में करा दे रहा हूँ आपको सभी का, इसको ध्यान दीजिएगा। ये किसने जात व्यवस्था में स्त्रीकरण के वेबर प्रारूप का प्रयोग किया। क्या कह रहा है, किसने जात व्यवस्था के स्त्रीकरण के रूप में वेबर प्रारूप का प्रयोग किया है। तो आपका ऑप्शन ए नागेंद्र, ऑप्शन बी आंद्रे बिन्ते, ऑप्शन सी एस.सी. दुबे, ऑप्शन डी है जी.एस. घूरिए। तो प्रश्न नंबर 18 का आंसर क्या है, आप भी फटाफट बताइए फ्रेंड। तो इसका नंबर है आंद्रे बिन्ते हैं, इसके ऑप्शन बी ये है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी आंद्रे बिन्ते। आपके ये जात व्यवस्था में स्त्रीकरण की वेबर प्रारूप का आंद्रे बिन्ते प्रयोग करते हैं। आइए आपका देखते हैं प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है आपका। ये कह रहा है किस भारतीय विद्वान का सामाजिक मूल्य का सिद्धांत विश्व भर में प्रसिद्ध है। कह रहा है किस भारतीय विद्वान का सामाजिक मूल्य का सिद्धांत विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो आपका ऑप्शन है डी.एन. मुखर्जी, बी है डी.एन. मजूमदार, सी है आर.के. मुखर्जी, ऑप्शन डी है योगेंद्र सिंह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 19 नंबर प्रश्न का, आप बताइएगा। तो इसके आर.के. मुखर्जी हो जाएंगे, आपके राधा कमल मुखर्जी हो जाएंगे, आपके ऑप्शन सी ये आंसर है आपका, राधा कमल मुखर्जी हो जाएंगे। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है आप सभी के लिए। प्रश्न नंबर 20 ये कह रहा है गोल्डन बो पुस्तक के लेखक कौन है। ये जो आपका पुस्तक है गोल्डन बो, कह रहा है इसके लेखक कौन है। तो लेखक के बारे में पूछ रहा। तो आपका ऑप्शन ए जेम्स फ्रेजर, ऑप्शन बी है रेडक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन सी है एडवर्ड बर्नर टायलर, ऑप्शन डी है ब्रुनेल्स्का मेलिनोव्स्की जो है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप सब बताइएगा। गोल्डन बो पुस्तक के लेखक कौन है। आपके ऑप्शन ए हैं ये जेम्स फ्रेजर। ये हालांकि ये प्रश्न मैं पिछले क्लास में करा चुका हूँ। गोल्डन बो पुस्तक के लेखक कौन है, जेम्स फ्रेजर, क्योंकि पीजीटी का एग्ज़ाम आप सभी का लगा, इसलिए मैं रिपीट करा दे रहा हूँ इस प्रश्न को। आइए देखता हूँ अगला प्रश्न क्या है आपका। ये कास्ट एंड रेस इन इंडिया पुस्तक का लेखक निम्नलिखित में से कौन है। पुस्तक का नाम है कास्ट एंड रेस इन इंडिया। ये काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है फ्रेंड्स, इसका आप सभी का उत्तर पता होना चाहिए। ऑप्शन ए जी.एस. घूरी, ऑप्शन बी है डी.पी. मुखर्जी, ऑप्शन सी एस.सी. दुबे, ऑप्शन डी है एम.एन. श्रीनिवास। तो ये आप सब इसका आंसर फटाफट बता दीजिए। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा
ये क्या है, डीपी दुर्जय प्रसाद मुखर्जी इसका आंसर है। कास्ट एंड रेस इन इंडिया पुस्तक के लेखक आपके कौन हैं, ये जीएस घुरिए हैं आपके। और ये जो आपका ये फ्रेंड्स आपका डीपी मुखर्जी हैं, कास्ट इन रेस इन इंडिया पुस्तक के लेखक ये आपके डीपी मुखर्जी हैं फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा ये डीपी मुखर्जी हैं। और आपके ये जो जीएस घुरिए हैं इनकी पुस्तक मॉडर्न इंडियन कल्चर है फ्रेंड्स, ये जीएस घुरिए की पुस्तक है मॉडर्न इंडियन कल्चर। आप लोग ध्यान दीजिए, ऑप्शन सी जो है एस.सी. दुबे हैं, ऑप्शन सी जो है ये एस.सी. दुबे हैं। इनकी जो पुस्तक है आपका इंडियन विलेजेस, एस.सी. दुबे की जो पुस्तक है आप ध्यान दीजिएगा इंडियन विलेजेस है। और ये आपके जो एम.एन. श्रीनिवास हैं, एम.एन. श्रीनिवास, इनकी जो पुस्तक है फ्रेंड्स आपका ये इंडियन विलेजेस एम.एन. श्रीनिवास का पुस्तक है फ्रेंड्स, ये एस.सी. दुबे इंडियन विलेज है फ्रेंड्स, ये ध्यान दीजिए इंडियाज विलेजेस इंडियन, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। जो इंडियन विलेजेस पुस्तक है ये आपके एस.सी. दुबे की है और एम.एन. श्रीनिवास की जो पुस्तक है आपका इंडियाज विलेजेस है, नाम मिलता जुलता है, आप ध्यान दीजिएगा नहीं तो कंफ्यूज है। एस.सी. दुबे की क्या है मैंने बताया इंडियन विलेजेस, इंडियाज विलेजेस आपके एम.एन. श्रीनिवास का, बार बार आपको मैं चिता रहा हूँ नाम में पुस्तक मिलता जुलता है, कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है आपका, समुदाय का तात्पर्य है। प्रश्न कह रहा है कि समुदाय का तात्पर्य है, तो क्या तात्पर्य है समुदाय का, आप बताइए। समुदाय का तात्पर्य है ऑप्शन ए ऐच्छिक सदस्यता होना, ऑप्शन बी है सहयोग एवं संघर्ष की भावना का होना, ऑप्शन सी है सीमित क्षेत्र में सामाजिक जीवन का संपूर्ण संगठन, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। समुदाय का तात्पर्य क्या हो जाएगा आप सभी बताइएगा। तो ये सीमित क्षेत्र में सामाजिक जीवन का संपूर्ण संगठन, ये आपका आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी जो है ये आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर डी ये कह रहा है डॉक्टर श्यामा चरण दुबे ने गांव का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया है। कौन, डॉक्टर श्यामा चरण दुबे ने जो है कितने आधारों पर गांव का वर्गीकरण किया है, ये प्रश्न कह रहा है। तो आपका ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप बताइएगा, प्रश्न नंबर 23 का आंसर। तो इन्होंने ये ऑप्शन सी 6 है, 6 है आपके जो ये श्यामाचरण दुबे हैं 6 जो है भागों में गांव का वर्गीकरण कर रखा है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर आपका निर्धनता की संस्कृत, ये कह रहा है निर्धनता की संस्कृत के लेखक कौन है। तो आपका ऑप्शन ए रुडॉल्फ है, ऑप्शन डी जुगर हैबरमास है, ऑप्शन सी टॉम्बोटो मोर है, ऑप्शन डी आजकल लेविस है। इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 24 का। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी आपका ये आजकल लेविस। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 25 क्या कह रहा है, ये कह रहा है प्री कैपिटलिज्म इकोनॉमिक्स फॉर्मेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ये प्री कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स फॉर्मेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है पूछा है। तो आपका ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी मैक्स वेबर, ऑप्शन सी हीगल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 25 का। तो ये जो है प्रश्न काफ़ी बार पूछा जा चुका है, इसका आंसर आप सभी को पता होगा, ये ऑप्शन ए हो जाएंगे कार्ल मार्क्स जो हैं, ये इसका आंसर है। प्री कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स फॉर्मेशन नामक पुस्तक के लेखक आपके कार्ल मार्क्स हैं, जो ये एक मार्क्सवादी समाजशास्त्री हैं, आप जान ही रहे हैं, फिलासफर भी हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के बारे में मैंने पिछली क्लासों में काफ़ी विस्तार पूर्वक बता रखा, आप क्लास देखते रहिए पिछला, तो आपको काफ़ी एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगा इन क्लासों से। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 26 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के शिकागो स्कूल से संबंधित नहीं है।
ध्यान दीजिए, कह रहा निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के शिकागो स्कूल से संबंधित नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन ए हैबरमास, ऑप्शन बी लुई बर्थ, ऑप्शन सी ए स्मॉल, ऑप्शन डी जॉर्ज हर्बर्ट मीड। तो कौन नहीं संबंधित है आप बताइए। तो आपकी ये जो ऑप्शन ए हैं हैबरमास, जो ये हैबरमास आपके हैं ये शिकागो स्कूल से संबंधित नहीं हैं। बाकी आपके ये जो लुई बर्थ भी हैं और स्मॉल भी हैं और ये जॉर्ज हर्बर्ट मीड, ये तीनों लोग संबंधित हैं आपके शिकागो स्कूल से। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 27 क्या कह रहा है आप सबका, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से यह किसका विचार है कि समाजशास्त्र संस्थाओं का विज्ञान है। क्या कह रहा है, समाजशास्त्र संस्थाओं का विज्ञान है। ये किसका विचार, किसका कथन है, ये किसकी अवधारणा है। तो आपका ऑप्शन ए है विलियम जी समनर, ऑप्शन बी है इमाइल दुर्खिम, ऑप्शन सी माइकल पेज, ऑप्शन डी गिन्स वर्ग या जिन्स वर्ग भी इसको कहते हैं फ्रेंड्स। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 27 का आंसर बताइए। तो ये आपका ऑप्शन बी है इमाइल दुर्खिम, इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी इमाइल दुर्खिम है। समाजशास्त्र संस्थाओं का विज्ञान है, ये अवधारणा आपके इमाइल दुर्खिम का है। आइए देखते हैं 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा आप सभी के लिए। ये कह रहा निम्नलिखित में से डिवीजन ऑफ लेबर, ये पुस्तक के लेखक कौन है पूछा। डिवीजन ऑफ लेबर ये काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है, कई एग्जाम में बार बार रिपीटेड पूछा जा चुका है। ये जो है आप सभी मित्रों को इसका आंसर अवश्य पता होना चाहिए। आपका ऑप्शन है इमाइल दुर्खिम, ऑप्शन बी है अगस्ट कॉम्ट, ऑप्शन सी हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन डी है मैक्स वेबर। क्योंकि ये सब पुस्तक फ्रेंड्स काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है, इसको ज़रूर आप सबको जानना चाहिए। डिवीजन ऑफ लेबर जो है पुस्तक का लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं आपके इमाइल दुर्खिम है। ऑप्शन ए डिवीजन ऑफ लेबर पुस्तक के लेखक इमाइल दुर्खिम है। और ये आपके ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन जो आपका बी हो जाएगा ये अगस्ट कॉम्ट। अगस्ट कॉम्ट जो है ये कौन सा पुस्तक है इनका, ये लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस। नोट कर लीजिएगा, इनके कुछ बुक नोट करा देता हूँ ताकि आपको याद रहे, बना रहे एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी सहयोग एग्जाम पर। हर राइटर के बारे में कुछ ना कुछ आप जानते रहेंगे तो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी सहयोग मिलेगा। तो हर्बर्ट स्पेंसर का कौन सी बुक है, हर्बर्ट स्पेंसर जो आपके हैं ये इनका है ऑर्गेनिक एनोलॉजी। नोट कर लीजिएगा, हर्बर्ट स्पेंसर ऑर्गेनिक एनोलॉजी इनकी है। और आपके ये जो ऑप्शन डी बच गए मैक्स वेबर, मैक्स वेबर की क्या है रिलीजन एंड इकोनॉमी। आप नोट कर लीजिएगा क्या है मैक्स वेबर का, रिलीजन एंड इकोनॉमिक बुक है। आइए देखते हैं आप सभी का अगला प्रश्न आप सभी के लिए क्या है। ये प्रश्न नंबर 29 क्या कह रहा है। ये कह रहा है किसने मैक्स वेबर को आधुनिक समाजशास्त्र का पिता कहा है। किसको, मैक्स वेबर को आधुनिक समाजशास्त्र का पिता कहा है किसने। तो आपका ऑप्शन है रूथ बेनेडिक्ट, ऑप्शन बी है जॉर्ज सिमेल, ऑप्शन सी है किंग्सले डेविस, ऑप्शन डी है हैबरमास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 29 का। तो इसका आंसर ऑप्शन आपके किंग्सले डेविस जो हैं, ऑप्शन सी ये आंसर हो जाएगा। किंग्सले डेविस जो आपके ये मैक्स वेबर को आधुनिक समाजशास्त्र का पिता कहा है इन्होंने, किंग्सले डेविस ने। और आपके जो ये भारतीय समाजशास्त्र के जनक या पिता कौन है, आप ये भी नोट कर लीजिएगा। ये कि मैक्स वेबर को आधुनिक समाजशास्त्र का पिता किंग्सले डेविस ने कहा है। तो भारतीय समाजशास्त्र के जनक व पिता किसे कहा जाता है, नोट कर लीजिएगा, गोविंद सदाशिव घुरी अर्थात जीएस घुरी को कहा जाता है भारतीय समाजशास्त्र का पिता या जनक। और समाजशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है, ये तो आप कॉमन आप जानिए ना, अगस्ट कॉम्टे को कहा जाता है। और किंग्सले डेविस ने मैक्स वेबर को आधुनिक समाजशास्त्र का पिता कहा ही है। फ्रेंड्स आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। क्लियर कर देता हूं फ्रेंड ताकि आपको एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न ना हो किसी चीज़ को लेके, इसलिए मैं प्रश्नों को कोशिश करता हूं आपका क्लियर हो जाए। ये क्या है प्रश्न, किसने कहा कि सामाजिक प्रगति व पुनर्गठन की योजनाएं अनुभव तथा प्रयोग सिद्ध विज्ञान पर आधारित होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को, कह रहा किसने कहा कि सामाजिक प्रगति व पुनर्गठन की योजनाएं अनुभव तथा प्रयोग सिद्ध विज्ञान पर आधारित होनी चाहिए।
ये किसका कथन? तो ऑप्शन ए दिया हाब हाउस, ऑप्शन बी दिया अगस्ट काम्ट, ऑप्शन सी दिया टाम्बोटोमोर, ऑप्शन डी दिया पैट्रिक सुरोकिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सब बताइएगा। प्रश्न नंबर 30 का आंसर, तो इसका आंसर है अगस्ट काम्ट। ये ऑप्शन बी अगस्त काम्टे साहब हो जाएंगे इसके, ये इन्हीं का अवधारणा है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 31, ये क्या कह रहा है आपका 31 प्रश्न नंबर देखते हैं। ये कह रहा है किसने कहा है कि समाजशास्त्र में आज जो कुछ भी है उसका 3/4 भाग है। क्या कह रहे हैं? किसने कहा कि समाजशास्त्र में आज जो कुछ भी है उसका 3/4 भाग है। ऑप्शन ए किंग्सले डेविस, ऑप्शन बी पार्सन्स, ऑप्शन डी दुर्खीम, ऑप्शन डी मर्टन। तो इसका आंसर क्या है? ये किसका कथन है? तो ये किंग्सले डेविस का फ्रेंड्स को आप सब ध्यान दीजिएगा। ये किंग्सले डेविस ने आपको कहे हैं, ऑप्शन ए सही है। समाजशास्त्र में आज जो कुछ भी है उसका 3/4 भाग है, ये किंग्सले डेविस की अवधारणा है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 32 आपका ये क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 32 आप सभी का ये कह रहा है 32 आप सभी का कि बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी भीड़ में अपनी विचार शक्ति खो देता है। ये कथन कारण का है। ये कथन ये कह रहा है कि बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी भीड़ में अपनी विचार शक्ति खो देता है। ये बात सत्य है। और कारण आर कह रहा है भीड़ अस्थायी और असंगठित होती है। ये भी सत्य है, ये भी सत्य, ये भी सत्य है। अब दोनों मिला के कौन सा आंसर सही होगा आप भी सब बताइएगा, दोनों में कौन सा आंसर सही होगा। क्योंकि ऑप्शन ए कह रहा है ये सही, आर गलत है। ऑप्शन बी कह रहा है ए आर दोनों सही, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी कह रहा है ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या। ऑप्शन डी कह रहा है ए गलत, आर सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सब बताइएगा। ए आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर यही हो जाएगा। क्योंकि क्या कह रहा है देखिए, भीड़ अस्थायी और असंगठित होती है क्योंकि बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भीड़ में अपनी विचार शक्ति खो देता है। इसलिए ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 33 क्या कह रहा है आपका। ये प्रश्न नंबर 33 आप सबके लिए। ये 33 कह रहा है आपका निम्नलिखित में से किस विद्वान ने रानी खेड़ा गांव का, कह रहा निम्नलिखित में से किस विद्वान ने ये रानी खेड़ा गांव का अध्ययन किया है। तो आपका ऑप्शन ए आजकल लेविस, ऑप्शन बी एगेन सिंह, ऑप्शन सी एसी मेयर, ऑप्शन डी हेराल्ड गारफिंकल हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रानी खेड़ा गांव का अध्ययन किसने किया है? तो आप सब बताइएगा रानी खेड़ा गांव का अध्ययन किसने किया है। तो इस रानी खेड़ा गांव का अध्ययन आपके ऑप्शन ये आजकल लेविस हैं। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आजकल लेविस जो है प्रश्न कह रहा किस विद्वान ने रानी खेड़ा गांव का अध्ययन किया। तो आजकल लेविस जो है ध्यान दिए रानी खेड़ा गांव का अध्ययन किया है। और आपके ये जो युगेंद्र सिंह हैं, ये युगेंद्र सिंह ये किस गांव का अध्ययन किए? चारणखेड़ा गांव का अध्ययन किए हैं। एसी मेयर ने किस गांव का अध्ययन किए हैं? ये आपके एसी मेयर जो रानी एसी मेयर आपके रामखेड़ी गांव का अध्ययन किए हैं। ये आजकल लेविस रानी खेड़ा गांव का अध्ययन किए हैं और ये एसी मेयर जो है आपके हैं ये रामखेड़ी गांव का अध्ययन किया है। और हेराल्ड ये गोल्ड आपके जो हैं ये शेरूपुर व नागटीपुर गांव का अध्ययन किया है। हेराल्ड गारफिंकल जो है शेरूपुर और या नागटीपुर गांव का अध्ययन किया है। आप इसको नोट कर लीजिएगा, शेरूपुर। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 34 ये ध्यान दीजिएगा। ये कह रहा है किसका कथन है कि भारतीय ग्रामीण समाज परीक्षण के लिए एक विशाल प्रयोगशाला प्रस्तुत करता है।
कह रहा है कि भारतीय, किसका कथन है, भारतीय ग्रामीण समाज परीक्षण के लिए एक विशाल प्रयोगशाला प्रस्तुत करता है। ऑप्शन ए एस सी दुबे, ऑप्शन बी ए आर देसाई, ऑप्शन सी एम सी श्रीनिवासन, ऑप्शन डी है इरावती कर्वे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सब बताइए। प्रश्न नंबर 34 का तो इसका आंसर आपका है ए आर देसाई, अच्छेलाल रमणा देसाई, ऑप्शन बी इसका आंसर आपका हो जाएगा। ये भारतीय ग्रामीण समाज के परीक्षण के लिए एक विशाल प्रयोगशाला प्रस्तुत करता है। ये आपके अच्छेलाल रमणा देसाई की अवधारणा है। आइए देखते हैं आपका 35 प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न नंबर 35 आपका है ये इरावती कर्वे, कह रहा है इरावती कर्वे ने निवास व्यवस्था के आधार पर कितने प्रकार के गांव की चर्चा की। कौन इरावती कर्वे ने, ये आपके इरावती कर्वे ने मैडम के बारे में कह रहा है निवास के आधार पर कितने प्रकार के गांव की चर्चा की। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो कितने प्रकार के गांव की चर्चा की, तो ऑप्शन बी ये आपके 3 है। ये इरावती मैडम ने, ये महिला समाजशास्त्री हैं, इन्होंने 3 प्रकार के गांव की चर्चा की है इरावती कर्वे मैडम ने। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है 36 नंबर। ये क्या कह रहा है आपका 36 प्रश्न, ये कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक विद्वान द्वारा मोहना गांव, ये मोहना गांव का अध्ययन किया गया। ऑप्शन ए है एसी मेयर, ऑप्शन बी आंद्रे बेंते, ऑप्शन सी है डी एन मजूमदार, ऑप्शन डी है मैकिम मैरियट। तो मोहना गांव का अध्ययन किसने किया है आप सब बताइएगा। तो आपके एसी मेयर ने है जो मोहना गांव के अध्ययन, ऑप्शन ये सही है, एसी मेयर ने आपके मोहना गांव का अध्ययन किया है, एसी मेयर ने। और आपके जो ये आंद्रे बेंते हैं, ऑप्शन बी, इन्होंने किस गांव का अध्ययन किया है। आंद्रे बेंते ने जो आपके हैं ये अग्रहरम गांव का अध्ययन किए हैं, ध्यान दीजिएगा। आंद्रे बेंते ये आपके एसी मेयर मोहाना गांव, आंद्रे बेंते अग्रहरम गांव, और आपके ये जो हैं डी एन मजूमदार, इन्होंने देवास गांव का अध्ययन किया है। नोट कर लीजिएगा, डी एन मजूमदार देवास गांव के, डी से डी एन मजूमदार, डी से देवास गांव का अध्ययन इन्होंने किया है। और आपके आंद्रे बेंते मैंने बता ही दिया जो है अग्रहरम गांव, एसी मेयर आपको मोहाना गांव का अध्ययन बता ही दिया जो है। और छूटा कौन आपके, ये मैकिम मैरियट, मैकिम मैरियट जो है आपके ऑप्शन डी है, ये मैकिम मैरियट, इन्होंने किशनगढ़ी गांव का अध्ययन किया है। आप सब इसको नोट कर लिया, मैकिम मैरियट जो हैं आपके किशनगढ़ी गांव का अध्ययन किए हैं। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर ये 37 प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है। प्रश्न ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है। ऑप्शन ए दे रहा भूटिया उत्तराखंड की कह रहा, एससी राय उराव जनजात, फ्रेजर जादू एवं आभासी विज्ञान कह रहा, ट्रोबिंडा द्वीप समूह मोचांग कह रहा। तो इसमें से कह रहा कौन सा एक युग्म सही नहीं है। तो इसका आंसर बताइए 37 का आंसर, ये जो आपका ऑप्शन डी है, ये ऑप्शन डी आपका ट्रोबिंडा द्वीप समूह जो मोचांग दे रखा है ये नहीं है, सही है। बाकी आपका भूटिया उत्तराखंड का, एससी राय उराव जनजात, फ्रेजर जादू एवं आभासी विज्ञान ये सही है आपका। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। कह रहा आपका प्रश्न नंबर 38 ये है। ये 38 प्रश्न आपका क्या कह रहा है देखते हैं। ये कह रहा है यह किसका विचार है कि यदि समाजशास्त्र की समाज के लिए कोई व्यवहारिक उपयोगिता नहीं है तो ऐसे समाजशास्त्र को एक क्षण भी जीवित रहने का अधिकार नहीं है। आप प्रश्न फिर से पढ़िएगा, यह किसका विचार है, कह रहा है कि यदि समाजशास्त्र की समाज के लिए कोई व्यवहारिक उपयोगिता नहीं है तो ऐसे समाजशास्त्र को एक क्षण भी जीवित रहने का अधिकार नहीं है। तो किस, ऑप्शन ए है लियोटार्ड, ऑप्शन बी है जीन बोडिलार्ड, ऑप्शन सी एंथोनी गिडेंस, ऑप्शन डी इमाइल दुर्खीम। इसका आंसर क्या हो जाएगा 38 का, आप सब भी बताइएगा 38 का आंसर क्या है, किसका कथन है। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन डी ये इमाइल दुर्खीम, ये आपके इमाइल दुर्खीम जो है इसका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 39 ये कह रहा बृहद स्तरों पर परिवार लगभग पूर्णतः प्रकार विहीन हो,
गया था। कह रहा बृहद स्तरों पर परिवार लगभग पूर्णतः प्रकार्य विहीन हो गया था। तो आपका ऑप्शन ए दिया जेपी मर्डॉक, ऑप्शन बी मैकाइवर पेज, ऑप्शन सी टालकाट पार्सन्स, ऑप्शन डी केंसी डेविस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 39 का। आप सब भी बताइएगा जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा। ये किसका विचार या किसका कथन या किसकी अवधारणा है कि बृहद स्तरों पर परिवार लगभग पूर्णतः प्रकार विहीन हो गया था। तो ये आपके टालकाट पार्सन्स का है आंसर। आप सभी को शायद पता भी हो, ऑप्शन सी टालकाट पार्सन्स का है ये। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 40। ये क्या कह रहा है आपका प्रश्न नंबर 40। ये कह रहा है शिक्षा के महत्व को लेकर किस विद्वान ने कहा है। क्या शिक्षा के महत्व को लेकर किस विद्वान ने कहा कि एक रोटी कम खाओ पर अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, लेकिन यूपी पीजी टीम नहीं पूछा है। ये जो है ये किसी अदर स्टेट का हमें ध्यान नहीं आ रहा किस स्टेट में। ये मैं प्रश्न नेट से उठाया था। ये एक बार प्रश्न ढूंढ रहा था कोई, तो उसी में ये दिख गया, तो मैंने इसको नोट कर लिया फ्रेंड्स। तो आपका ऑप्शन दिया है ए वी रामासामी नायकर, ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी है देबूजी जिंगराजी जनोरकर, ऑप्शन डी है ज्योतिबा फूले। ये जो कथन है किस विद्वान का है। कह रहा है एक रोटी कम खाओ पर अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाओ। तो ये है फ्रेंड्स आपका आंसर जो वहाँ दे रखा था इन्होंने, ऑप्शन सी। इसका आंसर इन्होंने दे रखा था क्या, ऑप्शन सी। ये हैं देबूजी जिंगराजी जनोरकर हैं इसके ऑप्शन। इनका कहना है कि एक रोटी कम खाओ पर अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाओ, यानी कि इन्होंने शिक्षा को महत्व बहुत ज़रूरी दिया है, लोगों को शिक्षित करने की राय दे रहे हैं। ये आपके हैं देबूजी जिंगराजी जनोरकर। इनका उपनाम क्या है फ्रेंड्स, आप लोग इसको कमेंट में बताइएगा। देबूजी जिंगराजी जनोरकर का उपनाम क्या है, इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ, आप लोग बताइएगा। देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या है फ्रेंड्स। ये आज हमारे आप सबके लिए 40 प्रश्न उत्तरों की एक श्रृंखला जो थी एग्जाम ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इस क्लास को ज़रूर देखिएगा, आप लोग मिस ना कीजिएगा और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी और अगली क्लास किस टॉपिक पे चाहिए। और फ्रेंड्स आप सब हमारी क्लास को शेयर कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए, एक लाइक आपकी हमारी ताकत है। और फ्रेंड्स कमेंट ज़रूर करके अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।